आज हम लोग फिर उसी चैप्टर पर चर्चा करेंगे, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। और इसमें हम लोगों ने 1815 के ट्रीटी ऑफ वियना पर चर्चा किए थे, जिसमें कि ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना नगर में नेपोलियन को पराजित करने वाले जो प्रमुख राष्ट्र थे, उसमें से ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया के प्रतिनिधि मिलकर के, और इधर ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख की अध्यक्षता में एक ट्रीटी हुई थी जिसे वियना कांग्रेस कहा गया, ट्रीटी ऑफ वियना कहा गया, जिसका एम कुछ ऐसा था कि नेपोलियन द्वारा जो यूरोपियन व्यवस्था में लाए गए परिवर्तन थे उसको समाप्त करना मेन इसका उद्देश्य था। फिर फ्रांस की क्रांति द्वारा प्रदत्त गणतंत्र, रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक भावना का विरोध करना और पुरातन व्यवस्था को फिर से पुनर्स्थापित करना, ये इसका उद्देश्य था। फ्रांस को अपना विजित प्रदेश को खोना पड़ा और बुर्बो वंश की पुनर्स्थापना हो गई। नेपोलियन युग का अंत हुआ और मेटरनिख युग का प्रारंभ हुआ। ये आदि ये सारी विशेषताएं थी वियना कांग्रेस की। और 1815 में स्थापित जो कंजर्वेटिव रूल थे उसमें ऑटोक्रेटिक था, निरंकुश था, और वे क्रिटिसिज्म और डिसेंट वो पसंद नहीं करते थे। प्रेस पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया गया था। न्यूज़पेपर्स, बुक्स, प्लेज एंड सॉन्ग्स पर सेंसरशिप लगाया गया था। यूनिवर्सिटी टीचर्स और स्टूडेंट्स पर भी निगरानी रखी गई। यूनिवर्सिटी टीचर्स, स्टूडेंट्स पर भी निगरानी रखी गई। ऑस्ट्रिया के समान ही जर्मनी और इटली में भी राष्ट्रवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाया गया था। इटली में भी निरंकुश शासन स्थापित किया गया था। ये इन सारी चर्चा को हम लोगों ने वियना कांग्रेस के अंतर्गत किया था। और इसके बाद अगला टॉपिक देखे होंगे आप बुक में, रिवोल्यूशनरी, क्रांतिकारी। तो वो एक एज ऑफ रिवोल्यूशन भी था, क्रांति का भी युग था। बहुत यूरोपीय राज्यों में क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए और विचारों का प्रसार करने के लिए गुप्त संगठन उभर आए थे। दमन के भय से जो लिबरल नेशनलिज्म के लोग थे वो अंडरग्राउंड हो गए थे, और अंडरग्राउंड होकर के ही उन्होंने अपनी गतिविधि को प्रारंभ कर दिया था। ज़्यादातर क्रांतिकारी राष्ट्र राज्यों की स्थापना को आज़ादी के इस संघर्ष का अनिवार्य हिस्सा मानते थे। वो राष्ट्र राज्य की स्थापना चाहते थे और उसी को इस क्रांति का मेन एम उन्होंने इसको बना के रखा था। फिर इटली के विख्यात क्रांतिकारी मेजिनी ने यंग इटली और यंग यूरोप नामक अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी। यूथ और स्टूडेंट्स को इस संगठन का पूरा समर्थन मिला, और इसी कारण से हम देखते हैं कि ये संगठन आगे चलकर बहुत ही सक्सेस हुआ। और यूरोप में जो नेशनलिज्म का राइज हुआ, प्रचार प्रसार हुआ, तो उसमें इसका पूरा योगदान रहा। उग्र राष्ट्रवादी जो कार्बोनरी थे वो भी इस क्रांति का संदेश को फैला रहा था। और उसके बाद द एज ऑफ रिवोल्यूशन में हम देखते हैं कि 1832 1848 बुक में देखेंगे आप डिटेल में कि 1830 से लेकर के 1848 तक का जो एज है उसको क्रांति का एज कहा गया, एज ऑफ रिवोल्यूशंस कहा गया। इस पीरियड में ये जो 18 ईयर्स का पीरियड है इसमें बहुत सारी क्रांतियाँ वहाँ पर हुई। जैसे कंजर्वेटिज्म सिस्टम ने अपने को मजबूत बनाने की कोशिश की, वैसे जो लिबरल लोग थे, लिबरलिज्म और नेशनलिज्म भी प्रबल होते गए। दोनों में प्रतिद्वंद्विता की स्थिति आ गई थी और दोनों एक दूसरे से टक्कर लेने की स्थिति में, एक दूसरे के पैरेलल चलने की स्थिति में आ गए थे, जिनका मुख्य उद्देश्य था, जो लिबरल लोग थे, लिबरल नेशनलिज्म लोग थे, इसका मुख्य उद्देश्य था पुरातन व्यवस्था को समाप्त कर फिर से नई व्यवस्था को लाना। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एक एज आता है, वो एज आता है रोमांटिक इमेजिनेशन, रोमानीवाद, रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। ये जो क्रांति है, राष्ट्रवाद के विकास केवल युद्ध और क्षेत्रीय विस्तार से नहीं हुआ, बल्कि कहीं भी नेशनलिज्म का जो डेवलपमेंट हुआ, उसका जो विकास हुआ, उसमें संस्कृति की अहम भूमिका रहती है। और उसमें रोमानी संस्कृति, रोमानी कल्चर जो है उसकी बहुत ही अहम भूमिका रही। आर्ट, रिलीजियस बुक, स्टोरी, इसके बाद म्यूजिक, ये इन सब का नेशनलिज्म को स्प्रेड करने में इसका बहुत ही
बड़ा हाथ रहा और इसके द्वारा काफ़ी कुछ कार्य हुआ। जर्मन दार्शनिक योहान गॉटफ्रीड जैसे फिलोसफर ने कहा कि सच्ची जर्मनी संस्कृति इसके आम लोगों में, जिसको कि डैश वॉक कहते हैं, में निहित थी। इसके बाद भाषा ने भी राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में काफ़ी योगदान किया। ये आप जब नेशनल मूवमेंट इंडिया का आप नेशनलिज्म पढ़ेंगे, भारत में राष्ट्रवाद का उदय, तो उसमें भी आप देखेंगे, या और कहीं के राष्ट्रवादी भावना के बारे में देखेंगे आप, तो ये अनुभव आप खुद से भी करते होंगे कि कोई पत्र पत्रिका के माध्यम से, कोई लेखक की कविता के माध्यम से, रचना के माध्यम से। इस तरह से हम यह देखते हैं कि भाषा का भी राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इसका अनुभव हम अपने दैनिक जीवन में भी कर सकते हैं कि किसी के आर्टिकल को पढ़ करके, या कोई कविता, देशभक्ति की कविता को पढ़ करके, या किसी लेखक के द्वारा लिखा हुआ कोई क्रांतिकारी इस तरह का जो लेख होता है, तो इससे नेशनलिज्म का काफ़ी विकास होता है। तो इस तरह से फिर अगला टॉपिक है कि उस समय में यूरोप में जो एक पीरियड था हंगर, हार्डशिप और पॉपुलर रिवोल्ट का। बहुत ही कठिन समय आ गया था, भूख, कठिनाई और काफ़ी विद्रोह से भरे वातावरण का एक युग आया यूरोप में, और वह आपको 1830 सेंचुरी, द ईयर्स ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप कहा गया। 1830 सेंचुरी को द ईयर्स ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप ये कहा गया आपको। हो सकता है कि इस पर एक क्वेश्चन भी आपका बन जाए, हालांकि बाद में हम आपको एक क्वेश्चन बना करके, यहाँ से कुछ इंटरनल क्वेश्चन बना करके आपको भेजेंगे। फिर भी जहाँ जहाँ आपको ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन बन सकता है, उसको अंडरलाइन करके क्वेश्चन भी बनाते जाएंगे। इसमें इनॉर्मस इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑल ओवर यूरोप में ये इस सेंचुरी में दरमियान आपको यूरोप का पॉपुलेशन जो है वो काफ़ी विशाल तरीके से ग्रोथ हुआ, उसका पॉपुलेशन बढ़ा, और मैक्सिमम देशों में जॉब सीकर्स जो है वो उसकी संख्या बढ़ गई। बहुत सारे युवक जॉब की तलाश में भटकने लगे और जॉब सीख करने लगे। फिर ग्रामीण क्षेत्रों की अतिरिक्त आबादी, ग्रामीण क्षेत्र से, रूरल एरिया से पॉपुलेशन वो माइग्रेट करके अर्बन एरिया में, स्लम एरिया में, अर्बन में जाकर के, शहर में जाकर, और वहाँ के स्लम एरिया में, गरीब बस्ती में, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में वहाँ माइग्रेट करने लगे, वहाँ बसने लगे। खाने की कमी और व्यापक बेरोजगारी दोनों, जैसे कि हम लोग टॉपिक देखे हंगर, हार्डशिप, तो लेक ऑफ द शॉर्टेज ऑफ फूड, खाने की कमी, और फिर व्यापक बेरोजगारी से पेरिस के लोग सड़क पर उतर आए, क्योंकि अब ये आम समस्या बन गई थी और लोगों का मन मस्तिष्क जो है वो क्रांति के लिए उबल रहा था। जगह जगह पर ब्रेकर लगाए, और ऐसा हुआ कि लुई फिलिप को भागने पर मजबूर होना पड़ा, लुई फिलिप को भागना पड़ा। नेशनल असेंबली ने एक रिपब्लिक की घोषणा करते हुए 21 वर्ष से ऊपर के जो वयस्क थे उसको मताधिकार, वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्रदान किया। फिर 1845 में सिलेसिया में बुनकरों का एक विद्रोह हुआ था, क्योंकि सिलेसिया में बुनकरों के साथ अन्याय क्या होता था, तो बुनकर से कम कीमत पर उसके जो रॉ मटेरियल्स थे वो लिए जाते थे, और निर्मित कपड़ा बना करके बुनकर उसको देता था, लेकिन उसके बदले उसको बहुत ही कम कीमत प्राप्त होता था। तो इसके चलते एक विद्रोह हुआ था। 4 जून को दोपहर में 2 बजे में वीवर्स की एक भीड़ ने अपने घरों से निकलकर, और वो ठेकेदार, जिस ठेकेदार के द्वारा बुनकरों का ये कारोबार चलता था, उसके ठेकेदार के घर पर पहुंचा, और वहां पर उन्होंने जमकर तोड़ फोड़ की, और ऐसी नौबत आ गई कि ठेकेदार को अपने घर छोड़ करके अपने पड़ोसी के यहाँ जाकर छुप कर रहना पड़ा। लेकिन 24 घंटे के अंदर वहाँ ठेकेदार के द्वारा पुलिस को बुला करके और बुनकरों के साथ एक दमनकारी नीति उन्होंने अपनाई, और लगभग 11 बुनकरों को गोली मार दिया गया। इस तरह से बुनकर का भी एक विद्रोह हुआ। तो ये विभिन्न परिस्थिति, सिचुएशंस को हम लोगों ने देखा राइज ऑफ नेशनलिज्म यूरोप में। आज हम इतना ही रखते हैं। इसका जो क्वेश्चन जो स्वाभाविक संभावना है बनने की, उसको आप बना लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा 1848 में उदारवादियों की क्रांति। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग कल मिलते हैं।